अपने आप बोले ना मुझे। वहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली विद्यापति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। उमरा चलना यार, ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार तुम। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लकीर खींची है, खासतौर पर पहलगाम की घटना के बाद, उसको लेकर दोनों देशों में एक तरह से जो दुश्मनी है। क्यों बैसरन जैसी पहलगाम में जो एक खूबसूरत वादी है, उस जगह पर बिना सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी के नहीं है। समय आ गया है, सिंबॉलिक नहीं डिसाइसिव एक्शन की है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द रियल स्टोरी में एक बार फिर से। जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लकीर खींची है, खासतौर पर पहलगाम की घटना के बाद, उसको लेकर दोनों देशों में एक तरह से जो दुश्मनी है वो सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। ये भारत ने जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि वो रद्द की है, पाकिस्तान ने भी घोषणा कर दी शिमला समझौता रद्द हो जाएगा। अब इस मुहाने पर दोनों देश कहाँ खड़े हैं और टेक्निकल के अलावा ग्राउंड वॉर की क्या सिचुएशन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल डॉक्टर बीबी वत्स साहब, जो खुद एक सैन्य अधिकारी रहे हैं और काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इस पूरे मुद्दे पर विचार रखते हैं। आपका स्वागत है सर। जय हिंद, धन्यवाद। तो अब हमने इतने दिन से देखा, पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से हालात बने हैं, और ख़ास तौर पे भारत ने जब पहला कदम उठाया इंडस वाटर ट्रीटी को एक तरह से कैंसिल करने का, इस हालात में दोनों देशों के बीच में किस तरह की स्थिति है और भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए? इससे पहले कि भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए जी, मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा कि ये स्थिति बनी क्यों। हाँ, पिछले चंद वर्षों में अगर आप देखें, जब तक गवर्नर रूल था तो पूरे कश्मीर के अंदर अमन शांति थी जी, कश्मीर फल फूल रहा था, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा था, लोग इस बात को महसूस कर रहे थे और अब जगह जगह धरने प्रदर्शन करके इस बात को पूरे विश्व को बता रहे हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी छिन रही है। लेकिन एक पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आने के बाद जी, क्यों ऐसा हुआ? जी, क्यों बैसरन जैसी पहलगाम में जो एक खूबसूरत वादी है, उस जगह पर बिना सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी के या बिना मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी के, और जो जून के अंदर खोली जाती थी अमरनाथ यात्रा के दौरान में, उसको बिना किसी की जानकारी के खोल देना और फिर वहां 2 दिन बाद में ही अटैक होना, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ इशारा करता है जिसका जांच करना चाहिए। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, जी, मैं इस हादसे को बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर मानता हूं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर मानता हूं मैं आईबी का, जी, इंटेलिजेंस फेलियर में मानता हूं जेएनके पुलिस का, इंटेलिजेंस फेलियर में मानता हूं मिलिट्री की जो हमारी जो विंग होती है जी, उसका, सीआईडी का, रॉ का। जी, लेकिन क्या हमने पिछले हादसों से कोई सबक सीखा? हर बार इंटेलिजेंस फेलियर होता है और कारगिल हो जाता है, जी, लेकिन कोई हेड रोल नहीं होता, किसी ब्यूरोक्रेट्स का कोई जवाबदारी तय नहीं की जाती, जी, किसी बड़े पुलिस अधिकारी की जवाबदारी तय नहीं की जाती। लेकिन कारगिल जैसी वॉर हम लोग फौजियों को लड़नी पड़ती है अपनी देश की रक्षा के लिए, तो कहीं ना कहीं जवाबदारी बनती है और जल्दी बनती है। ये मेरा दूसरा मुद्दा था। मैं इसमें एक बात आपकी जोड़ दूं कि आपने बहुत सही बात की, इंटेलिजेंस फेलियर, और उस पर बहुत गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए। ये ज़रूर बात कही जा रही है कि 20 अप्रैल के आसपास जो खोल दिया गया पहलगाम का जो टूरिस्ट स्पॉट है, वो हमेशा जून में खुलता था, लेकिन सोशल मीडिया पे मार्च से उसके पोस्ट डल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मार्च से घूम रहे हैं,
और बता रहे हैं कि देखिए पहलगाम में हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो इसकी जानकारी, इसका मतलब स्थानीय लोगों को, दूसरे लोगों को, सोशल मीडिया पर सबको थी, मतलब प्रशासन, पुलिस, सेना, इंटेलिजेंस सबको होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट में सब आ रहा है, लोग फोटो भेज रहे हैं। तो एक सुओ मोटो एक्शन भी बनता है। तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने एक तरफ से मुंह फेर लिया था? इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री की यात्रा 19 तारीख को होने वाली थी, क्या उसको रद्द करने के पीछे एक इंटेलिजेंस का कोई इनपुट था या ये वजह थी? ये एक बहुत बड़ी बात है और सरकार को इस बात को साफ करना चाहिए। आपने कह दिया ठीक है अप्रैल में खोल दिया है, जून में खुलना चाहिए, और आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा भी उसके बाद ही शुरू होती है, तो ये इस पर भी विचार होगा। लेकिन क्या उसके पहले खोले जाने को लेकर आंख मूंदना सही है क्या? देखिए, जो आप कह रहे हैं जी, अगर वो बात सही है और आप अगर सोशल मीडिया पे है तो उसको सही मानकर, तो इससे मुद्दा और ज्यादा गंभीर हो जाता है कि जब सभी एजेंसीज को मालूम है कि टूरिस्ट, निहत्थे टूरिस्ट एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, दुनिया से उनका जो है संपर्क नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी नहीं है, तो फिर तो जो ये इंटेलिजेंस फेलियर है उसको और बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए मैं वहां का जो पॉलिटिकल सेटअप है उसको भी काफी हद तक इस बात के लिए जिम्मेदार है और उनको इस घटना के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। केंद्रीय गवर्नमेंट ने तो सीसीएस में मान लिया कि इंटेलिजेंस फेलियर है, बिल्कुल फेलियर, ये उनका बड़प्पन है, लेकिन फेलियर क्या है, क्यों है, किस लिए हुआ, ये ऐसी घटना हम ये कह के दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं है। समय आ गया है, सिंबॉलिक नहीं, डिसाइसिव एक्शन की है, जो आदमी अकाउंटेबिलिटी की है, जो आदमी रेस्पॉन्सिबल है उसका, चाहे कितने बड़े ओहदे पर है, उसको इसके लिए जवाब देना जरूरी है। तो इसका मतलब कि वहां की स्थानीय पॉलिटिकल, उनको भी पता था कि आतंकवादी का मूवमेंट है वहां पर, है ना? जब इंटेलिजेंस है तो ये पता होगा, क्योंकि घोड़े खच्चर वाले जानते थे, लोगों से सवाल पूछ रहे थे। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि हमें जबरदस्ती पहलगाम जाने के लिए इंसिस्ट किया गया कि आप पहलगाम पहले घूमिए, ये भी कहा गया। उनसे पूछा गया आप कौन है, कहां से आए हैं, और ये भी कुछ लोगों ने शिकायत की कि होटल में रेकी की जा रही थी। तो ये तो जरूर होगा कि स्थानीय लोगों को पता होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, संभावना पूरी है जी, क्योंकि जो आतंकवादियों का एम था जी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेन साहब की यात्रा से उसको जोड़कर और अपने आप को वर्ल्ड के अंदर में फिर दोबारा ये दिखाना कि हम इंडिया के ऊपर में जहां चाहे वहां अटैक कर सकते हैं, और अमेरिका को अपनी तरफ, अमेरिका का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, यही तो उनका मेन मुद्दा है टेररिस्ट का। तो हादसा और बड़ा हादसा करने का जो है उनकी मंशा थी, उनका प्लान था। शायद वो उसमें कामयाब नहीं हुए, लेकिन सवाल मैं फिर दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बोल रहा हूं कि बार बार ऐसा क्यों होता है, बार बार हम इंटेलिजेंस फेलियर की दुहाई देकर क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या हमारी केंद्रीय सरकार इतनी मजबूर है? सिर्फ राजनीतिक कारणों के कारण? मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इतने मजबूर है। सर, कितनी लेयर्स होती हैं वहां पे इस तरह इंटेलिजेंस के जो फंक्शनिंग? हर एजेंसी अपना अपना जो है इंटेलिजेंस गैदर करती है। रॉ अलग करती है, आईबी अलग करती है, लोकल सीआईडी अलग करती है, जेएनके पुलिस का अलग है, मिलिट्री का अलग है, और फिर एक समन्वय में कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा देखा गया है कि आपस में जो है वो टाइम पर एक्शनेबल इंफॉर्मेशन के तौर पर जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, के बाद में इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो एक्शनेबल इंफॉर्मेशन के तौर पर नहीं दी जाती है, और जिससे हादसे हो जाते हैं। कारगिल वॉर में इससे सीखा गया था अपन, जब कारगिल वॉर हुआ था तो भी इस तरह की, अगर कारगिल वॉर से सीखा होता तो ये नहीं होता। कारगिल वॉर से नहीं सीखा, मतलब नहीं सीखा है हमने। हम देखिए, पेड़ की पत्तियां छांगने से टेररिज्म खत्म नहीं हो सकता। आप 10 टेररिस्ट मार दीजिए, आप 50 टेररिस्ट मार दीजिए, आप 100 टेररिस्ट मार दीजिए, उससे ज्यादा जो है ना और खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनको ब्रेन वॉश किया हुआ है। आपको पेड़ को काटना पड़ेगा, आपको जड़ को काटना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान की आईएसआई पर हमला करना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान की सेना की सोच पर जो है हमला करना पड़ेगा। ठीक है, इसी सवाल पर आते हैं कि अब जब भारत ने एक डिसीजन लिया है
एक फैसला ये कर लिया है कि हमने पहले दोनों के आर्मी के मूवमेंट शुरू हो गए, लेकिन भारत ने जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको रद्द कर दिया है। एक तो पहली बात ये एक टैक्टिकल हुआ है, पाकिस्तानियों को भगा दिया है, डिप्लोमेट्स को कम कर दिया है, ऐसे कुछ उन्होंने डिसीजन लिए हैं। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये इंडस वाटर ट्रीटी मैं समझता हूं कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, डिप्लोमेसी में हर कदम बड़ा सोच समझकर और एक धीमे गति से स्टेप बाय स्टेप लिया जाता है। जी, जी, जी। ये हमारे देश की परिपक्वता और उदारता ही कहिए। पहले उदारता मैं कहूंगा कि नेहरू जी की उदारता थी कि उन्होंने अपने देश के किसानों को पानी ना देकर 80% पानी पाकिस्तान को दिया, जिस पर पाकिस्तान की 23% जो है जीडीपी आधारित है। वहां पर जितना भी राइस है, जितना भी वीट है, जितना भी कपास है, उसको एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान के जो पंजाब के प्लेन्स हैं उसमें उगाकर एक्सपोर्ट करके और वो अपनी जो है रोजी रोटी चला रहा है। चलिए, तो ये सब मान लिया, देखिए सिक्योरिटी की बात हमारी हो गई, लेकिन जो जिस तरह से भारत की जनता चिल्ला रही है, गुस्से में है कि अब घुस जाओ, एलओसी क्रॉस करो, मारो, उसकी जरूरत है क्या? तो टेक्टिकली, डिप्लोमेटिकली इस वॉर को लड़ना है, कैसे लड़ना है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो मेरा व्हाट्सएप मैसेज था जी हमारे ग्रुप में मैंने मुझे अच्छे से याद है, आपने कहा था कि इंडो वाटर ट्रीटी सबसे पहले तय करना। मैंने लिखा था जी। और उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ था उसी दिन लिखा था जी कि इंडस वाटर ट्रीटी को हमें खत्म करने का समय आ गया है जी। और वो खत्म करने के बाद में पीओके स्वतः अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा। मेरा सोचना यह है कि मोदी जी ने बड़ी उदारता दिखाई और वो सही भी है जी। क्योंकि डिप्लोमेसी में हर कदम को बड़ा सोच समझकर धीरे 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 बढ़ाया जाता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और हमारे उदार नेहरू जी ने 80% हमारे देश के पानी को पाकिस्तान के देकर पाकिस्तान की जीडीपी, वहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा उदारवाद दिखाया था। और आपको शायद पता हो कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा उदारवादी नीति मानी जाती है, सबसे लंबी और सबसे ज्यादा उदारवादी। लेकिन वक्त आ गया है कि अब हमें पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में ही जवाब देना चाहिए और ये बहुत अच्छा स्टेप है, वेलकम स्टेप है। कई लोगों की ये धारणा मैं देख रहा हूँ कि साहब हम पानी बंद कर देंगे तो उसके बाद में जो इतना पानी जमा हो जाएगा कहाँ जाएगा जी। मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ कि पिछले 2.5-3 सालों में काफी इस पे काम हुआ है और चाहे वो तुलबुल प्रोजेक्ट हो, चाहे रावी के शाहपुर कंडी के अंदर में हो, तो पानी को डाइवर्ट करने के लिए अलग जो हमारा कैनाल सिस्टम है और दूसरा जो है सिस्टम जो है वो बन चुके हैं और हमें उसकी चिंता नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा एक फौजी होने के नाते कि बारिश के मौसम में हमें सारे डैम्स के दरवाजे खोल देने चाहिए और पाकिस्तान को पानी चाहिए, ये लो पानी बाढ़ आ जाएगी। बारिश में के समय से पहले डैम के दरवाजे बंद और बारिश के बाद में डैम के दरवाजे खोल दिए जाएं। अब आप बोलोगे यूएन, अरे भाई यूएन क्या है, यूएन की क्या हैसियत है? अमेरिका जब चाहे, रूस जब चाहे, चाइना जब चाहे यूएन को ठेंगा दिखा देता है। आज भारत भी उसी स्थिति में है कि यूएन को ठेंगा दिखा सकता है। बिल्कुल। हमने कोई ठेका ले लिया कि हम अपने सिविलियंस को मरते हुए देखते रहे? वो ज्यादा दुखदाई है जी। मैं कारगिल युद्ध में था, मेरे हाथ में बंदूक थी जी। और उस समय अगर हमारे जो है हम शहीद होते हैं तो कोई दुख नहीं होता जी। क्योंकि बराबर की लड़ाई पे लड़ रहे हैं। लेकिन अगर एक निहत्थे को आप मार रहे हो और ये भी कहकर कि तुम हिंदू हो जी, तो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसको खत्म करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हमने काफी कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, डिप्लोमेटिकली हमने उसको काफी कुछ सिर्फ तुर्की या एक आधा देश छोड़कर अलग थलग कर दिया है जी, जी। अब आपको क्या चाहिए जी? इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है पाकिस्तान को सबक सिखाने का? मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं कि हमें सिंबॉलिक एक्शन नहीं चाहिए जी। हमें ओडी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक या नहीं चाहिए जी, जी, जी। हमें दिखाई देने वाला एक्शन चाहिए, डिसाइसिव एक्शन चाहिए जो हमारे देश की आम जनता को दिखाई दे। मुझे मोदी जी पर पूरा गर्व है और मोदी जी का है तो देश सक्षम है, आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है जी। लेकिन मुझे मोदी जी से आज सिर्फ यही कहना है कि दिखने वाला एक्शन करिए।
तो एक दिखने वाला क्या इसको माने, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल किया है? यस, ये है, लेकिन ये इसमें समय लगने वाला है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो और एक्शन हम तुरंत कर सकते हैं और कर देने चाहिए, बताइए उसको। नंबर 1 जी, देखिए, पाकिस्तान की अगर आप नक्शे को देखें जी, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया के अंदर में डुरंड लाइन को ना अफगानिस्तान का तालिबान मानता है, ना पाकिस्तान के लोग मानते हैं जी। और वहां पर उनके झगड़े चल रहे हैं पाकिस्तान हमारे आर्मी के साथ। कल एक दिन पहले तो अगर पाकिस्तान ने खुद ही शिमला समझौते को खत्म कर दिया है, तो इसका मतलब एलसी, लाइन ऑफ कंट्रोल की कोई सैंक्टिटी नहीं रही, कोई अहमियत नहीं रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमारे को जो ऊंचाई वाली जो एलसी का जो एरिया है वो हमें कैप्चर करना चाहिए, इससे पहले के वेस्टर्न साइड से, अफगानिस्तान साइड से वो फोर्सेस को हमारे एरिया में लेकर आए। नंबर 1। नंबर 2, हाजीपुर पास जैसा इलाका, जिसके कारण एक आदरणीय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे प्राइम मिनिस्टर की जो है मौत हुई, वो हाजी पीर पास को कैप्चर करने का इससे बढ़िया मौका और कब है? कुछ नहीं है। हाजी पीर सबसे इंपॉर्टेंट हमें आईबी को, इंटरनेशनल बाउंड्री को एक्टिवेट करना ही नहीं है। हम तो एलसी के ऊपर में जा रहे हैं और एलसी की कोई सैंक्टिटी नहीं है। हम पाकिस्तान में क्यों जाए? हमारे पास में स्वार्म ड्रोन्स हैं, हमारे पास में हर तरह की मिसाइल अवेलेबल है। मैं कह रहा हूं कि अगर शास्त्र से बात नहीं चल रही तो शस्त्र कब उठाओगे? थोड़ा सा हमें स्वार्म ड्रोन्स के बारे में बताइए, और दूसरा ये भी बताइए कि मिसाइल्स क्या स्ट्रेटेजिकली किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं? देखिए, अलग अलग रेंज की अलग अलग मिसाइल्स होती हैं। जी जी। मेरे ख्याल में अभी समय नहीं है कि आया है कि हम जो है एक कोई न्यूक्लियर मिसाइल की या बहुत बड़े वारहेड की मिसाइल की बात करें। हमें पीओके और उसके आसपास के इलाके में जितने भी 42 या जो भी टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनकी पिन पॉइंट लोकेशन मालूम है जी। हम स्वार्म ड्रोन्स का मतलब है कि जो हमारे बॉर्डर के इलाके से ही रहते हुए है, उसमें हम एक प्री प्लान तरीके से एक्सप्लोजिव को, डिजायर्ड एक्सप्लोजिव को रखकर और आत्मघाती ड्रोन्स के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन और रशिया की वॉर में ये हो रहा है। अजरबैजान को जो है उसकी वॉर में ये बहुत इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल हुआ था, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो उससे बेटर टेक्नोलॉजी है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान बॉर्डर से हमारे बॉर्डर की तरफ, एलसी की तरफ शिफ्ट होगी, तो जाहिर बात है कि अफगानिस्तान तालिबान उनको छोड़ेगा थोड़ी। बिल्कुल। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ऊपर में उनको जो है बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। नीचे अगर आप थोड़ा डाउन साउथ आइए, पाकिस्तान ने बलूच लोगों को इतना प्रताड़ित किया हुआ है कि बलूच लिबरेशन आर्मी वो मौके की तलाश में है। 1948 में खान अब्दुल गफ्फार गांधी ने हमें बलूचिस्तान भारत में मिलने के लिए गया था, पर हमारे उदारवादी नेहरू जी ने बोला नहीं, हम उनको नहीं बुलाएंगे। मैं पाकिस्तान बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री का अभी एक मैसेज सुन रहा था, एग्जाइल में जो है, हाँ एग्जाइल में है जी। और उनका ये कहना था कि मतलब बलूचों को हवाई जहाज से ऊपर से नीचे से फेंका गया है, इस तरह के अत्याचार हुए हैं। तो बोले आप तो सोच नहीं सकते कि लोग कितने वहां पे भरे हुए हैं, किस तरह से उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो इतना स्ट्रांग और इतना एग्रेसिव है। जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात है। देखिए, समय आ गया है। 1963 में पाकिस्तान ने शख्सगाम वैली को चाइना को लीज कर दिया। वो शख्सगाम वैली हमारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो रही है। अगर आप तिब्बत के लासा से सुपर एक्सप्रेस देखें तो उनके यांगन जो प्रांत है उसकी तरफ जा रहा है, और वहीं से नीचे डाउन साउथवर्ड जो है सीपेक आती है। तो अगर शख्सगाम वैली को हम वापस ले लेते हैं तो ये चाइना के लिए भी बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। उसका जो सुपर एक्सप्रेस है वो बाधित हो जाएगा। सियाचिन के ऊपर हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल, गिलगिट, संस्कार वैली और नीलम वैली तक ये पूरा जो है उनका कब्जा है, वो एक तरह से काफी उस पे आसान। मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान समय काट रहा है। संसद के ऊपर अटैक के बाद में भी जब हमारे फौज का मूवमेंट इतना तेज हुआ कि पाकिस्तान को हमने लिटरली जो है ना पकड़ लिया था बॉर्डर के ऊपर में, लेकिन उस समय भी किन्हीं कारणों से हम आईबी क्रॉस या एलसी क्रॉस हमने नहीं किया। वो उस समय गवर्नमेंट की सोच थी। लेकिन अब जितना समय हम व्यतीत करते जा रहे हैं, पाकिस्तान उतना ही हर तरीके से अपने आप को मजबूत करता जा रहा है। समय आ गया है
एक डिसीजन लेने का। जी। और अगर हमने पहले से ही इन चीजों की रिहर्सल नहीं की हुई है तो फिर काहे का जो है वो हम बैठे हुए हैं। जी। हर चीज प्री प्लान्ड होती है, कंटीजेंसी प्लानिंग होती है। अगर ऐसा हो गया तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा हो गया, हाँ होगा ना ऐसा सर। करेंगे। तो वो प्लानिंग कहाँ है? जी। हमारे पास जो है महू में कॉलेज ऑफ कॉम्बैट है, इन्फेंट्री स्कूल दोनों है, और कॉलेज ऑफ कॉम्बैट में वॉर टैक्टिक्स पूरी सिखाई जाती है। मतलब इवन की MCTE भी है वहाँ पे, सिग्नल्स का जो है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। अब आप सोचिए इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक आपके पास एक संस्थान है, और आप जैसे बोल रहे हैं ना कि पूरा एक प्लान तरीके से किया है। अभी जो बैठकें हो रही हैं उसमें हमने देखा है कि बहुत सारी बैठकें हुई हैं, लेकिन उनको और गंभीरता से लेना पड़ेगा। आप मेरी बात से सहमत हो तो उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हमारे पास में संसाधनों की कमी नहीं है। जी, जी। हमारे पास में थिंक टैंक्स की कमी नहीं है। जी। हमारे पास में आज की मौजूदा गवर्नमेंट के पास में डिसीजन लेने की क्षमता की कमी नहीं है। जी। आज एक सशक्त गवर्नमेंट सेंटर में बैठी हुई है। जी। और उसके बावजूद भी अगर ये पहलगाम जैसी घटना हो जाती है और हम समय पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जी। आई एम श्योर प्लानिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है। मोदी जी ने अगर बिहार में खड़े होकर बोला है तो डेफिनेटली होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि वो सिंबॉलिक ना हो, डिसाइसिव हो, दिखाई देने वाला हो, देश की जनता को पता लगे। बिकॉज मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो देश की सुरक्षा बरकरार है। इसके अलावा आपको क्या लगता है? एलसी को एक्टिवेट करिए। जी। हमारे जो खुद उसने शिमला समझौते को वो कर दिया है, एलसी को, पूरे एलसी को जो है ना आप एक्टिवेट कर दीजिए। आईबी को टच नहीं करना है आपने, क्योंकि उसका इंटरनेशनल रिप्रिकॉशंस जी। है। और एलसी पे इतना ज्यादा एक्टिवेट कर दीजिए कि पाकिस्तान को मजबूरन जो अपने वेस्टर्न बॉर्डर से ईस्टर्न बॉर्डर यानी हमारे बॉर्डर के ऊपर में फौजियों को वो करना पड़े। उसमें उसका पैसा खर्च होगा, उसमें टाइम खर्च होगा, उसके पास में तेल खर्च होगा। तेल की तो वैसी कमी है उसके पास में। जी। और अरब सागर के अंदर में हमारी नेवी बैठी हुई है। जी। तो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं जाएं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप एक्शन करें, वहीं से प्लानिंग करें और वहीं से स्ट्रेटेजिकल मूव करें। जो आप कह रहे हैं 42 जो है हाइड आउट्स हैं आतंकियों के, वो हमारे नक्शे पे हैं, हमको एक एक के बारे में पता है। सब पता है। हर एक हाइड आउट पे 110 से 130 आतंकी छिपा हुआ है। कितने आतंकी हैं? आपको लगता है कि ये 3-4 दिन में मूवमेंट हो गया होगा इनका, वहां तो खाली होगा? देखिए प्लानिंग चल रही होगी, हम क्योंकि हम लोग इसका हिस्सा तो भाग नहीं गए है, होंगे ना, लेकिन हम एक आकलन कर रहे हैं। जी। हाँ, नहीं अगर भाग भी गए हैं तो कहां तक भागेंगे? जी। मैंने आपको बोला कि पेड़ की जड़ को काटना है, पत्तियां नहीं छांगनी है। इस बार पत्तियां हम 4-5 बार छांग चुके हैं। जी। पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है। जी। आप जितना मर्जी कर लीजिए, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। उसको एक ही भाषा आती है और वो भाषा है जूते की भाषा। तो इस बार समय आ गया है कि उसको अच्छे जूते की भाषा सिखाई जाए जिसमें हम सक्षम हैं। आरएसएस के चीफ क्या बोल रहे हैं आपको कि अगर आपके अंदर में शस्त्र की ताकत है तो उसको कब उठाओगे, कब इस्तेमाल करोगे? मैं उनकी बात से सहमत हूं। ये दिखाने के लिए नहीं है। हम कैपेबल हैं, उसको दिखाइए इसके अंदर में। आज की तारीख में दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो आपके साथ नहीं खड़ा है? मतलब आपने सबको कॉन्फिडेंस में मैं तारीफ करूंगा मिसेस इंदिरा गांधी की कि अमेरिका जैसा देश हमारे खिलाफ होने के बावजूद भी, और अमेरिका का 7वां बेड़ा अरेबियन सी के अंदर में आने के बावजूद भी उन्होंने बांग्लादेश क्रिएट कर दिया। ये एक बड़ा सक्षम नेता की निशानी है। लेकिन आज तो स्थिति और अलग है और हमारे फेवर में है। दुनिया का हर देश हमारे उसमें, तो कब हम कब करेंगे? आई एम श्योर कर रहे होंगे, लेकिन दिखाई देना चाहिए। दिखाई देना चाहिए, जो भी हो तुरंत, जो भी हो जल्द हो और दिखाई देने वाला हो। दुनिया को पता लगे कि भारत के अंदर ताकत है, और ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। आज चीन जैसा देश हमारी सपोर्ट कर रहा है। हालांकि चाइना ने शुरू में ऐसा कोई अपनी रिएक्शन नहीं दी थी, लेकिन अब जो उनकी तरफ से आया है कि आतंकवाद को कुचलने में हम आपके साथ हैं। चाइना भारत के खिलाफ, आप देखिए कारगिल वॉर में क्या चाइना ने कोई जरा सा भी एक्शन लिया? नहीं लिया। बिकॉज चाइना को पता है कि भारत उसकी मजबूरी है, भारत का जो बाजार है उसके बिना उसकी आर्थिक चीजें, और अब तो ट्रंप साहब ने टैरिफ वॉर करी हुई है। तो चाइना तो इंडिया के खिलाफ इस मौजूदा स्थिति में जा ही नहीं सकता। बाकी कौन है? सारे देश तो आपके साथ खड़े हुए हैं। तो प्लीज मेरा निवेदन है कि समय आ गया है कि इस देश की जनता को ये देखना है कि हम किस तरीके से सक्षम, सटीक
और दिखने वाले तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। सर, आपने शिमला समझौते की बात की, हाजी पीर की बात की। शिमला समझौते में ये लिखा हुआ था कि ये इस मुद्दे को इंटरनेशनली ना ले जाया जाए, आपस में सुलझाया जाए। लेकिन अब ये देखा गया कि जब ये पाकिस्तान इसको तोड़ने की बात कर रहा है तो वो इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन शिमला समझौते के बाद एक इशारा उसका बांग्लादेश की तरफ भी है। क्या बांग्लादेश से भारत को खतरा हो सकता है? क्योंकि अभी हाल में हमने तो ये देखा था कि बांग्लादेश जो है वो भारत की आर्मी भारत के ज़्यादा करीब है, और वो जो है पहले जो थे वो चाइना के करीब माने जाते थे वहाँ पे। तो इस मामले में बांग्लादेश पे भी नज़र रखनी होगी भारत को, और ये इस LOC पे भी रखनी होगी, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं कि वो बलूचिस्तान वहाँ से उनको तकलीफ दे सकता है, यहाँ हमको बांग्लादेश तकलीफ दे सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्थिति जो है, देखिए पहली बात तो पाकिस्तान ने शिमला समझौते के इस मुद्दे को कब माना? जी। हर UN के फोरम पर जहां उसको मौका मिलता है जी, वो शिमला समझौते के खिलाफ बात करता है, नहीं करता है। जी, जी। मतलब सैकड़ों बार ऐसा हुआ है। मतलब कहा कुछ गया है और करता कुछ और है। करता कुछ है, नंबर एक। नंबर दो, अगर बांग्लादेश जी इस नाजुक मौके पर जी भारत के खिलाफ जाने की हिमाकत करता है, जो वो नहीं करेगा, जी, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो उसके लिए उसका सर्वाइवल क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश को जो है हमने जो ट्रांजिट रूट की फैसिलिटी बंद करके जी, बांग्लादेश की जो कपड़ा इंडस्ट्रीज है वो ऑलरेडी खत्म हो गई है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। अगर हमने कुछ थोड़ा सा और एक्शन ले लिया तो बांग्लादेश के वजूद पर खतरा हो जाएगा, नंबर एक। और मैं कह रहा हूं अगर वो करता भी है तो फिर एक बहुत अच्छा मौका बांग्लादेश हमारे को दे रहा है, जो 71 के अंदर में हमारे देश के नेताओं ने एक बहुत बड़ी जो भूल करी थी, चूक करी थी कि चिकन नेक एरिया को जो है ना उन्होंने उसको ठीक नहीं किया, और जिसके कारण और जो नाथुला इलाका है, जो ट्राई जंक्शन एरिया है भूटान के साथ में, वहां से चाइना आकर सीधा इस चिकन एरिया का इस्तेमाल करके हमारे को तंग कर सकता है। और हमारे जो 7 ईस्टर्न स्टेट्स है, 7 सिस्टर स्टेट्स है, उनको जो चाइना की और बांग्लादेश का जो अभी यूनिस साहब ने भी थोड़ा सा आवाज उठाने की कोशिश करी है, वो कर सकता है। अगर बांग्लादेश ऐसा करता है तो हमें तो बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा, और हम उसको 24 घंटे के अंदर कर सकते हैं। अगर आप नक्शा देखें तो बांग्लादेश का नक्शा जो है वो एक यू के आकार में आता है, इन्वर्टेड यू के हिसाब से आता है, और उसको हमें सीधा करने के लिए 24 घंटे ज्यादा का समय चाहिए ही नहीं। 20 किलोमीटर को 200 किलोमीटर आराम से बनाया जा सकता है। तो मैं नहीं सोचता कि बांग्लादेश इतनी बड़ी हिमाकत करेगा, और अगर करता है तो हमारे फायदे की बात है। जी। अमेरिका ने भारत को जो सपोर्ट किया है उसमें इस चीज को जोड़ दिया है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान बार बार यही करता है कि हमारे पास भी परमाणु बम है। देखिए, ये न्यूक्लियर बोगी हम बोलते हैं इसको, हाँ, कि ये एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा दिखावा है जिसका इस्तेमाल ना कोई देश कर पाएगा, ना कोई देश कर सकता है। जी, नंबर एक। नंबर दो, न्यूक्लियर वॉर तक पहुंचने के लिए बहुत स्टेजेस होती है, और आज पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर स्टेज तक पहुंचने के लिए, उसकी फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए, अगर आप राजनाथ सिंह जी का बयान देखें तो पहले हमारा पॉलिसी होती थी सेकंड एश्योर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी कोई हमारे ऊपर स्ट्राइक करेगा तो हम उसका एश्योर्ड जवाब देंगे। और राजनाथ सिंह जी ने जो है क्या बोला था कि नहीं, अगर परिस्थितियां ऐसी बन जाती है तो हम फर्स्ट स्ट्राइक कर सकते हैं, और हम फर्स्ट स्ट्राइक करने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास रीजन भी है, हमारे पास रीजन भी है। नंबर एक। नंबर दो, टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो एक 25 किलोमीटर के एरिया के अंदर में ही जो है वो करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर अमृतसर पे किया तो लाहौर भी जाएगा, और हमने लाहौर पे किया तो अमृतसर भी जाएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जिसको अन्यथा ना लिया जाए। तो हम लोग इतने प्रॉक्सिमिटी में है, बड़े बड़े शहर है इसके अंदर में है, और वर्ल्ड का जब पूरा हमारे पास में फेवर है, हमारे साथ में सहमति है, तो पाकिस्तान की क्या हिमाकत के वो न्यूक्लियर का बम हमारे उस पर चला दे। अगर मान लो उसने चला भी दिया तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, जो हमारी जो क्षमताएं हैं, उसके हिसाब से हम उस न्यूक्लियर स्ट्राइक को जल्द कर लेंगे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। एक रशिया, ऐसा भी कहा गया कि रशिया इतना बड़ा है वो यूक्रेन को नहीं कर पाया। भारत पाकिस्तान के बारे में कहेंगे कि इतना लंबा वॉर चल जाएगा, पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं वैसे भी। मैं आपकी बात से सहमत हूं।
अगर आपने मेरा पहला जो स्टेटमेंट होगा तो मैंने बोला था कि हमें आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर को तो एक्टिवेट करना ही नहीं है जी। हमें तो एलसी को एक्टिवेट करना है और जिसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है और वो खुद शिमला समझौते के अंतर्गत उसको खत्म कर चुका है। नंबर 1। नंबर 2, हमें उसकी फोर्सेस का मूवमेंट कराना है जी। उसको इकोनॉमिकली जो प्रेशर है वो डालना है। और उसके बाद में आज अफगानिस्तान हमारा एक अच्छा एलाई है। हमने तालिबान को सपोर्ट किया है जी। और तालिबान जो है वो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर बैठा हुआ है क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को तो अपना मानता है, डुरेंट लाइन को तो मानता ही नहीं है। तो स्थिति वैसी नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप उसको आगे हमारे को जाना चाहिए। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हमने खत्म करी, एक बहुत अच्छा स्टेप है। बाकी सिंबॉलिक स्टेप है, अटारी बॉर्डर ये बंद कर दिया, ये कर दिया, सिंबॉलिक बात है, वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब हमारे को जो है पाकिस्तान को चोक करना है। अरब सागर के अंदर में अगर जो बात होती है तो उसका जो तेल का सप्लाई है वो हमारी इंडियन नेवी तैयार बैठी है। उसको आपको याद है 71 की लड़ाई के अंदर में कराची का जो है पूरा तेल के भंडार जो है उड़ा दिए थे, पूरा साफ कर दिया था। तो फिर कराची पोर्ट पूरा पूरा तेल का भंडार खत्म कर दिया था। तो हमारी नेवी तो ऑलरेडी वहां डिप्लॉय हो चुकी होगी जी। INS विक्रांत कल है वहां पर डिप्लॉय हो चुकी होगी। और जैसे ही यहाँ स्थिति बढ़ेगी पाकिस्तान के अंदर में तेल की बूंद नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर जो अगर आप देखें तो गल्फ ऑफ ओमान में और जो स्टेट ऑफ हरमुज है, ईरान हमारे साथ में है और स्टेट ऑफ हरमुज के ऊपर में जो है वो कब्जा ईरान का है और उस तरफ ओमान जो है ओमान की खाड़ी का है। तो पाकिस्तान के पास में तो तेल की बूंद नहीं बढ़ेगी आ सकती है। और अगर चाइना साथ देता है तो चाइना का 58% तेल यहां से जाता है मेन लाइन के अंदर में। और फिर हमारा जो अंडमान निकोबार है उसके नीचे जो स्टेट है वहां से तेल जाता है। तो हम आज एक बड़ी अच्छी विन विन सिचुएशन में हैं और हमें पाकिस्तान को एक अच्छा सबक दिखाना चाहिए। हमें पाकिस्तान की जड़ को काटना है, पत्ते नहीं छांगने हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के बाद इकोनॉमिकली उस पर अटैक करने के लिए, इकोनॉमिकली उसको पंक्चर करने के लिए और क्या चीज हो सकती है? इंडस वाटर ट्रीटी के खत्म होने के बाद में जी आपको तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बीच में जी अब अगले 1 महीने मई के महीने में ही जी आपको उसके इफेक्ट दिखाने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान अंधेरे में डूबने जा रहा है क्योंकि 50% बिजली पाकिस्तान की और खासतौर से पाकिस्तान के प्लेन्स जो पंजाब के प्लेन्स है जहां पर ये ISI और ये जो नेता लोग जो है ना वो रहते हैं और पूरे पाकिस्तान पर राज करते हैं, वो बहुत संभावना है कि अंधेरे में डूबने वाला है। वहां बिजली की बहुत कमी होने वाली है। जो सिंध नदी के किनारे जो 23% लोग वहां पर खेती और उससे करने हैं, उनको पानी नहीं मिलने से उनकी खेती बर्बाद होने जा रही है। वाटर वॉर कह दिया उन्होंने। वाटर वॉर कर दिया। पाकिस्तान का क्या है कि हमारे पानी से, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमारे पानी से पाकिस्तान के प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स में कपास, गेहूं, चावल उगाकर आप 23% अपनी GDP को बढ़ा रहे हो और उसके बाद में हमारे ही निहत्थे लोगों को मार रहे हो। ये कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं तो इसका अंत होना चाहिए और समय आ गया है। मैं इसलिए फिर दोबारा मोदी जी से निवेदन करूंगा कि सिंबॉलिक नहीं, दिखने वाला एक्शन चाहिए। इसमें देखिए आप शुरुआत, हम थोड़ी सी और इसकी पीछे जाएं। एक तो जनरल आसिफ मुनीर का बयान था, उन्होंने प्रोवोक किया था, इंस्टिगेट किया। अब उनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने माना है कि वो हाथ की कठपुतली थे। किस किस के? ब्रिटेन के थे पहले, है ना, अंग्रेजों के थे, फिर उसके बाद अमेरिका के रहे, रशिया के रहे, रशिया के खिलाफ फिर बाद में उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उन्होंने इस बात को मान लिया कि पाकिस्तान आतंकवाद को आगे बढ़ाने में दूसरे देशों के हाथ की कठपुतली रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैं देखिए, जब हम हमारी ट्रेनिंग के दौरान में अभी जो कुछ भी चल रहा है डिप्लोमेटिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर, दीज आर ऑल, ये सब वॉर इंडिकेशंस के तौर पर देखे जा सकते हैं। एक अच्छा बड़ा कदम लिया जाने वाला है, ये सही है जी। और पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया इसको मानती भी है। लेकिन वो कदम ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान की रूह कांप उठे। ये नहीं होना चाहिए कि हमने कहीं कोई 10 आतंकवादियों को मार दिया या 20 आतंकवादी। नो। अब आतंक को खत्म करना है तो आतंक की जड़ को खत्म करना पड़ेगा। चे गुवेरा एक बहुत बड़े ब्राजील के वो जो है ना, हाँ, उन्होंने बोला था और ये बात सही भी है कि आतंकवादी एक मछली की तरह से है, उसको पानी से बाहर निकाल दो, वो अपने आप मर जाएगा। अब वो पानी क्या है?
लोकल सपोर्ट है या बाहरी सपोर्ट है। बाहरी सपोर्ट। लोकल सपोर्ट काफी हद तक हमारे देश की नीतियों के कारण 370 खत्म होने के बाद में, 35A खत्म होने के बाद में, कश्मीर में वापस खुशहाली आने के बाद में काफी हद तक लोकल सपोर्ट हमारे फेवर में है। अब बाहरी सपोर्ट को खत्म करना है, तो जो पानी बाहर वहां से आ रहा है ना, उसको रोकना है। मछली अपने आप मर जाएगी। और जनरल मुनीर जो जिस तरह से वो फैला रहे थे, वो उसी ट्रैप में फंस जाएंगे। ये सब देखिए, जनरल मुनीर की क्या हैसियत है, वो तो चीफ बनने लायक ही नहीं है। हम तो उसको हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, वो तो प्लांटेड चीफ है, तो इसलिए उनकी बात करना समय बर्बाद करने से जैसा है। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी की है, उस पर काफी अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं, उसका असर भी दिख रहा है। लेकिन हमें जो, जैसा कि कर्नल साहब ने कहा है कि हमें जो है पत्ते नहीं छांटने हैं, हमें जड़ काटनी है। और पाकिस्तान के जितने आतंकी ठिकाने हैं, उसको साफ करते करते हम पाकिस्तानी आर्मी को किस तरह से सबक सिखा दें, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस पर तुरंत डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और साथ ही इस पूरी घटना के ऊपर अपने विचार हमसे साझा करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।